ये इस कहानी का तीसरा और आखिरी भाग होने वाला है। अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले पार्ट्स को नहीं सुना है तो ज़रूर जाकर सुने। इससे आपको कहानी सुनने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब आगे। मुझे गाड़ी में बैठे हुए काफ़ी अजीब लग रहा था। उस जगह पे वापस जाना जहाँ पे हम खो गए थे, वो सोचने में जितना आसान था उतना ही मुश्किल हकीकत में उस जगह को ढूंढ के निकालना था। मुझे ध्यान आ रहा था कि कैसे पेड़ों के बीच मैंने अपने बाकी के टीम मेंबर्स को देखा था और वो लोग जानवरों जैसे दिख रहे थे। खैर, हमने सिमर और इवन को खोजना शुरू किया। जंगल में से आ रही छोटी से छोटी आवाज मेरे कानों को खड़ा कर दे रही थी, चाहे वो पेड़ों के बीच से गुजरती हुई हवा हो या फिर कोई बड़ा पत्थर कहीं से गिर रहा हो। अब पहला दिन बीत गया और हमने अपना कैंप लगा लिया। वैसे तो मुझे कॉम्पस और मैप की मदद से नेविगेशन करने की आदत नहीं थी और रॉक्सी के होते हुए मुझे ऐसा कुछ करना भी नहीं पड़ा। रात हो गई। मैं अपने कैंप में लेटे लेटे यही सोच रहा था कि क्या होगा अगर हमें कुछ भी नहीं मिला। क्या हम खाली हाथ वापस जाएंगे? मेरे ख्याल मुझे सोने नहीं दे रहे थे, पर मुझे आखिरकार नींद आ ही गई। सुबह होते ही हम अपने काम पे लग गए। ठंड इतनी ज्यादा थी कि सुबह कोहरे की वजह से एक हाथ से ज्यादा दूर कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे हिरन की आवाज आती है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वहां पे कुछ नहीं था, बस बर्फ की चादर ढकी हुई थी। थोड़ी देर में रॉक्सी ने इशारा करते हुए बताया कि आगे 3 हिरन खड़े हुए हैं। वो हिरन हमें ही एक टक घूर रहे थे। कोहरा होने की वजह से मुझे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। वो हिरन अपने 2 पैरों पर अचानक खड़े हुए और जंगल की ओर भाग गए। मैंने रॉक्सी को देखा और उसके चेहरे पे चिड़चिड़ापन था। कोई दिक्कत हुई क्या? मैंने रॉक्सी से पूछा। रॉक्सी बोली, अरे नहीं, बस जीपीएस ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये अक्सर होता है। मैं उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, हाँ ये तो होता है, हम जब उन सुरंगों के पास होते हैं, है ना? हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम आगे बढ़ गए और जंगल के काफी अंदर चले गए। हम कोशिश कर रहे थे कि किसी लैंडमार्क को ढूंढ सके, पर कोई फायदा नहीं हुआ। और मुझे तभी सिमर की ऑरेंज जैकेट दिखाई दी। वो एक पेड़ पे टंगी हुई थी। हम सोच रहे थे कि क्या चीज हो सकती है जिसे सिमर की जैकेट को इतने ऊपर टांग दिया। चलो हम आगे बढ़ते हैं, रॉक्सी बोली। कितनी जल्दी समय बीत रहा था, पता नहीं चल रहा था। अब तो सूरज लगभग ढलने को भी आ गया था। हम एक छोटी से पहाड़ी के ऊपर गए और वहां पे हमने धीरे धीरे अपना कैंप लगाना शुरू कर दिया। आसमान में तारे काफी सुंदर दिखाई दे रहे थे। ये तारे कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, है ना? ऐसा नजारा किसी शहर में देखने को कभी नहीं मिलता, जब तक कि तुम ऐसी जगह पे ना आ जाओ। मैंने रॉक्सी से बोला। वो बोली, ये हमारे तारे नहीं हैं, ये हमारा आसमान भी नहीं है। क्या क्या बोल रही हो रॉक्सी? मैंने हकलाते हुए कहा। मुझे तारों की मदद से रास्ता और दिशा ढूंढने की आदत है और मुझे ये बहुत अच्छे से आता है। ये सच में हमारा आसमान नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, रॉक्सी मुझे दिलासा देते हुए बोली। इस बार हम खुद अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। हम जिस रास्ते से यहाँ आए हैं उसी रास्ते से वापस भी जा सकते हैं, है ना? तुम मुझ पे भरोसा करते हो, है कि नहीं? हाँ, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा। चलो अब हम थोड़ा सो लेते हैं, क्योंकि पता नहीं अगली सुबह हमें कुछ ऐसा दिख जाए जो आने वाली रातों की नींद उड़ा दे। रॉक्सी ने हाँ में सर हिलाया और हम दोनों सो गए। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे बगल में रॉक्सी नहीं थी। मैं घबरा गया। मैं तुरंत टेंट से बाहर निकला और चारों तरफ पागलों की तरह देखने लगा। मैंने जोर से रॉक्सी को आवाज लगाई और तभी रॉक्सी एक पेड़ के पीछे से बाहर आ गई। क्या हुआ? तुमने कोई भूत देख लिया क्या? रॉक्सी मुझे कहती है। नहीं, बस मैं कुछ बोल नहीं सका।
हम अपने काम में फिर से लग गए। वैसे तो हम अपना दिन शुरू करने से पहले ही रूट में जहां जाना है, मतलब कौन सा रूट हमें लेना है, ये डिसाइड कर लेते थे। पर इस बार रॉक्सी ने ऐसा नहीं किया। रॉक्सी तेजी से पहाड़ी के नीचे उतरने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं रॉक्सी? मैंने उसे कहा। तुम बस मेरा साथ रहो, रॉक्सी ने कदमों को और तेजी से करते हुए बोला। थोड़ी देर चलने के बाद वो क्या कहना चाहती थी मुझे अब समझ आ रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे आगे का नज़ारा बदलता जा रहा था। सामने हमारी एक झील थी, शायद वही झील जहां पर रॉक्सी ने अपने परिवार को खो दिया था। हरे भरे पेड़ों की जगह कांटेदार पेड़ दिखाई दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मैंने रॉक्सी को आवाज लगाते हुए बोला, रॉक्सी, ये क्या हो रहा है? हम उन सुरंगों के काफी पास है ना? रॉक्सी ने हाँ में सर हिलाया और तभी मेरी नजर सामने की ओर गई। वो एक गुफा थी, एक काली गुफा जो किसी काले गड्ढे की तरह दिखाई दे रही थी। रॉक्सी तेजी से आगे बढ़ती है और वो बढ़ते जा रही थी। काफी तेज हवाएं चल रही थी। मैं रॉक्सी का पीछा करते हुए जा ही रहा था कि मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है और मैं अपनी जगह पे जम गया। क्या पता ये रॉक्सी है भी क्या नहीं। क्या मैंने कैंप साइट पर अच्छे से चेक किया था कि ये सच में रॉक्सी ही है या कुछ और? इस ख्याल की वजह से मैं अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मुझे लग रहा था कि शायद मैंने काफी बड़ी गलती कर दी है। मैंने ढूंढ लिया, मेरे पीछे से आवाज आई। मैं अचानक से आई हुई आवाज से काफी घबरा गया और लड़खड़ाकर सामने की ओर गिरने ही वाला था कि मेरे सामने सिमर आ गया और मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तभी मैंने इस बात का ध्यान दिया कि सिमर अपनी चेस्ट पर वही ऑरेंज वेस्ट पहने हुए था और हमें काफी देर वो खुशी से देखे जा रहा था। पर थोड़ी देर पहले तो हमने उस वेस्ट को उस पेड़ पे टंगा हुआ देखा था, तो अब उस सिमर के ऊपर कैसे आई? मैंने ढूंढ लिया, सिमर फिर से बोला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान बिखर गई। उसकी मुस्कान धीरे धीरे डरावनी होती जा रही थी। मैंने ढूंढ लिया, उसने इतना ही बोला था कि तभी रॉक्सी ने सिमर पर गोली चला दी। सिमर का सिर किसी तरबूज की तरह फट गया। मैं पागलों की तरह रॉक्सी पर चिल्ला रहा था, रॉक्सी, ये तुमने क्या किया? जब मैंने अपनी गर्दन घुमाकर सिमर को देखा तो मुझे पता चल गया कि वो चीज सिमर नहीं बल्कि ये तो वो जानवर था जो मेरे दोस्त का रूप लिए हुए था। उस जानवर का सिर पूरी तरीके से फट चुका था, पर फिर भी न जाने कैसे वो बार बार चिल्ला रहा था, मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया। वो पक्का सिमर नहीं था, वो कुछ और ही था। रॉक्सी चिल्लाई, भागो! और उसने उस जानवर के पैरों में 3 गोलियां दाग दी, पर उसका उस जानवर को कोई असर नहीं पड़ा। वो हमारी ओर बढ़ते जा रहा था। उसके नाखून काफी लंबे थे। उसने मुझे पकड़ लिया, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं जिस जमीन पर खड़ा हुआ था, जिस जमीन पर मेरे पैर टिके हुए थे, वो जमीन गायब होने लगी। उसकी जगह पे अंधकार छाने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मुझे किसी ने ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरा दिया हो। मेरे सामने रॉक्सी थी, उसको भी शायद वही महसूस हो रहा था। वो पीछे मुड़ी किसी तरह मुझे कुछ बताने के लिए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं आसपास लगे हुए पेड़ों की टहनियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि किसी तरह किसी चीज को पकड़ के मैं रुक जाऊं, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, और फिर जब मैं नीचे टकराया तो मैंने अपना होश खो दिया था। मुझे थोड़ी देर बाद होश आया। जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो मुझे काफी अजीब लग रहा था। यहाँ पे हवा काफी भारी महसूस हो रही थी। हर जगह काफी अजीब सा कुछ दिखाई दे रहा था। मैं अकेले नहीं था। मेरे सामने रॉक्सी खड़ी हुई थी। वो अपने हाथ में कुछ लिए हुए थी।
पर मुझे थोड़ी देर बाद समझ में आया कि वो जो था वो रॉक्सी नहीं थी, बल्कि उसी की तरह दिखने वाला कोई और जीव था। पर रॉक्सी इतनी बूढ़ी कैसे हो चुकी थी? क्योंकि मेरे सामने जो भी था वो काफी बूढ़ा लग रहा था। वो उसकी माँ थी और उसके बगल में मूंछों में रॉक्सी के पिता खड़े हुए थे। मैं आपको बचाने आई हूँ माँ पापा, रॉक्सी रोते हुए बोली। तुम हमें बचाने आई हो? रॉक्सी की माँ बोली और धीरे से हंसने लगी। बुद्धू, हम तुम्हें बचाने आए हैं, रॉक्सी की माँ ने कहा। रॉक्सी के पिता बोल पड़े, देखो, उस दुनिया में सिर्फ मौत है। तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा और तुम मर जाओगे। पर यहाँ पर कोई मौत नहीं है, यहाँ पर जीवन है, सिर्फ जीवन। इसीलिए हम इतने लंबे समय से तुम्हें ढूंढ रहे थे रॉक्सी। जैसे जैसे रॉक्सी की माँ बोलते जा रही थी, उनका शरीर लंबा होता जा रहा था, जैसे कि वो किसी रबर का बना हुआ हो। उनका शरीर अब किसी हिरन और इंसान के मिश्रण की तरह हो गया था। अब वो इंसान की तरह सिर्फ बोल रही थी। उनका शरीर किसी इंसान की तरह दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरे आसपास हर एक चीज जिंदा है, चाहे वो पेड़ों की टहनियां हो या फिर पेड़ों की जड़ें या फिर झड़े हुए पत्ते। वो सब हमें ऐसे सुन रहे थे जैसे कि वो सब कुछ समझ पा रहे हो। वो पत्ते, वो चीजें, वो पेड़, वो टहनियां धीरे धीरे करके हमारे पास आते जा रहे थे। जिस जगह से हम आए थे और जिस जगह से हम यहाँ पहुंचे थे, वो जगह धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। मुझे समझ आ गया था कि रॉक्सी के माता पिता सिर्फ अपनी बातों से समय बर्बाद करना चाहते हैं ताकि हम उन्हीं की तरह यहाँ पर हमेशा के लिए फंस जाए। मैंने तुरंत घबराकर रॉक्सी के हाथ को पकड़ लिया, पर तभी मैंने देखा मेरे दाएं तरफ अचानक से एक गड्ढा आ गया था। वो गड्ढा वैसा ही था जैसे गड्ढे से हम लोग इस जगह पर आए थे। मैंने तुरंत रॉक्सी का हाथ दबाकर पकड़ा और मैंने उसको उस गड्ढे में खींचने की कोशिश की। मैं जैसे ही उस गड्ढे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, रॉक्सी का हाथ धीरे धीरे रबर की तरह लंबा होते जा रहा था। मैंने अपना पूरा जोर लगा लिया और रॉक्सी के हाथ को अब दोनों हाथों से पकड़ लिया था। मैं कैसे भी करके उस गड्ढे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं उससे वापस अपनी दुनिया में जा सकूं। मैंने पीछे देखा, रॉक्सी के माता पिता उसके तरफ हाथ बढ़ाकर हंसते जा रहे थे। वो क्यों हंस रहे थे? उनके हंसने का कारण क्या था? मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। पर हाँ, मैंने पहले जो सोचा था शायद वो बात सच थी। वो लोग रॉक्सी और मुझे हमेशा के लिए यहाँ पर फंसा लेना चाहते हैं। मुझे तो सच कहूँ ये भी नहीं पता था कि ये लोग रॉक्सी के माता पिता है भी या नहीं। मैं किसी भी कीमत पे रॉक्सी के हाथ को छोड़ना नहीं चाहता था और मेरा आधा शरीर अब उस गड्ढे के अंदर चला गया था। पर रॉक्सी का हाथ, उसका हाथ धीरे धीरे और भी लंबा होते जा रहा था और एक टाइम पर मेरे हाथ से उसका हाथ छूट गया और 1 सेकंड के अंदर ही मैं उस गड्ढे के पूरी तरह अंदर चला गया और जाने के बाद मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अब वापस अपनी दुनिया में था। मेरे सामने अब कोई गड्ढा नहीं था, बस वो जगह थी जहां से मैं इस दुनिया में वापस आया था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड रॉक्सी को खोना नहीं चाहता था। मैं रोने लगा और अपने इन खाली हाथों से ही उस जगह को खोदने की कोशिश करने लगा। मैं ये प्रार्थना करने लगा कि किसी तरह से वो गड्ढा वापस आ जाए ताकि मैं वापस वहां जाके अपनी रॉक्सी को लेके आ सकूं। मैं खोदता गया और शायद पता नहीं कितने घंटों तक मैं वहां पे खोदता गया। मेरे हाथों से खून निकलने लगा और वीकनेस के कारण उसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूं। क्या ये तुम हो? ये सिमर की आवाज थी। मैंने उसकी आवाज सुनी, मेरी आंखें झट से खुल गई। मैं उठकर दौड़ने ही वाला था, पर मैंने देखा कि मेरे सामने जो सिमर था उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, खासकर वो ऑरेंज जैकेट। वो लंगड़ाकर चल रहा था
उसके पैर में एक लकड़ी का टुकड़ा लगा हुआ था, जैसे कि शायद उसका पैर टूट गया हो। हम यहाँ 1 हफ्ते से भी ज्यादा फंसे हुए हैं, बाकी का क्रू कहां पर है? सिवर ने लगभग रोते रोते मुझसे यह बात पूछी। मैं उसकी बात सुनकर और जोरों से रोने लगा। मैं बस रोता रहा। सच कहूं तो मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने किस तरह से अपनी रॉक्सी को खो दिया है। धीरे धीरे करके मैंने देखा वो सुरंगें, वो जगह अब धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। जैसा मैंने कहा था कि जब भी ये सुरंगें, ये जगह, ये गड्ढे हमारे आसपास होते हैं तो जीपीएस काम नहीं करते। लेकिन अब मैंने सिमर के चेहरे पे खुशी देखी और वो ये बोलने लगा कि दोस्त, अब जीपीएस काम करना शुरू कर रहा है। अगले 2 घंटे तक जीपीएस कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहा था, बट एटलीस्ट काम करना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे करके जीपीएस पूरी तरह से अच्छे से काम करने लगा। मैं और सिमर बस अब एक दूसरे का सहारा थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने लगे और कुछ देर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि हमें अब टाउन दिखाई दे रहा था। हमने वहीं पे एक रेडियो पड़ा हुआ मिला। हमने उस रेडियो को उठाया और जल्दी से ऑफिस में कॉल किया और वहां पर तुरंत कुछ सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर्स और आ गए और वो हमें उठाकर वहां से ले जाते हैं। हम पहले तो वहां के स्टेशन में पहुंचे और वहां पर हम थोड़ी देर आराम करने लगे, पर तभी पता नहीं कैसे शायद हमारे बॉस ने ये बात न्यूज़पेपर और लोकल अथॉरिटीज को बता दी थी कि कई हफ्तों से खोए हुए लोग अब वापस मिल चुके हैं। मैंने देखा अचानक कई सारे रिपोर्टर्स आते हैं और वो लोग सिमर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। मैं सच कहूं तो इस वक्त मैं किसी भी रिपोर्टर से या किसी भी और से बात करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने बस वहां पे देखा और वहां पे खड़े हुए एक इंसान से पूछा कि रॉक्सी की कार कहां पर है, क्योंकि मेरे पास रॉक्सी की गाड़ी की चाबी थी और वही शायद एक आखिरी निशानी थी रॉक्सी की अब मेरे पास, और मैं उस जगह पे पहुंच जाता हूं। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर जाके मैं बैठ जाता हूं। मैं उसके बारे में सोच ही रहा था। मेरी निगाहों के सामने बस रॉक्सी आ रही थी। मैंने आंख बंद की और थोड़ी देर बाद जब मैंने आंख खोली तो मेरे सामने एक लिफाफा पड़ा हुआ था और उस लिफाफे पे मेरा नाम लिखा हुआ था। उस पर लिखे हुए शब्दों को जब मैंने पढ़ा तो मैं पूरी तरह दंग रह जाता हूं। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं शायद जा चुकी हूं। दरअसल मैंने सार अपने पेरेंट्स को खोजने के लिए नहीं, बल्कि अपने घर का रास्ता खोजने के लिए ज्वाइन किया था। मुझे नहीं पता मैं क्या जानवर थी जब मैंने पहली बार उस छोटी बच्ची का रूप लिया और उसकी याददाश्त भी मैंने ले ली थी। वो मेरा पहली बार था और कुछ गड़बड़ के कारण मैं अपनी असल जिंदगी को पूरी तरह भूल जाती हूँ। खुशकिस्मती से उन सारे वॉलंटियर्स ने मुझे अपना लिया और मैं अभी तक एक इंसान होने का नाटक अच्छे से कर रही थी। मैं सच बताऊं तो ये शरीर मुझे कभी भी अपना जैसा महसूस नहीं हुआ। मैंने सालों तक कोशिश की कि मैं जहां से आई हूं वहां पर जा सकूं, पर ऐसा मैं अकेले नहीं कर सकती थी। मुझे तुम जैसे किसी की जरूरत थी। जितना समय मैं सुरंगों में बिताती उतना ही मुझे अपनी याददाश्त धीरे धीरे वापस आने का एहसास होने लगा। मैं धीरे धीरे ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि कैसे मैं वहां पे वापस जा सकती हूँ, और आखिरकार मुझे तुम मिले और मैंने तुम्हें अपने प्यार में फंसा लिया। जी हाँ, मैंने तुम्हें अपने प्यार में फंसाया, पर इसमें मेरा कोई बुरा इंटेंशन नहीं था, क्योंकि मैं जहां से आती हूं वहां पे भावनाएं तो होती ही नहीं है। तो तुम्हारी जान ना लेना, इसको ही तुम एक तोहफा समझो मेरी तरफ से। और हाँ, सर्च एंड रेस्क्यू और मुझे, हम दोनों को भूल जाओ
और हमेशा हमेशा ऐसी चीजों से दूर रहना। मैं नहीं चाहती कि तुम इसका शिकार बन जाओ। तुम्हारी रॉक्सी।